तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे प्राचीन रोमन साम्राज्य के बारे में। प्राचीन रोमन साम्राज्य या फिर प्राचीन रोमन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसने यूरोप के देशों में हजार वर्षों तक शासन किया था। यह सभ्यता कोई छोटी सभ्यता नहीं थी या इसका साम्राज्य जो था कोई छोटा साम्राज्य नहीं था, क्योंकि इस साम्राज्य ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्धि हासिल की थी। इसका शासन तंत्र 509 ईसा पूर्व से 45 ईसा पूर्व तक तो चलता ही है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता जो था 464 वर्षों तक कार्यरत था, किंतु इसका प्रभाव हजार वर्षों तक देखा गया। देखिए इस सभ्यता को आज के समय में भी अपनाया जा रहा है और प्राचीन की जितनी भी संस्कृतियां हैं रोमन साम्राज्य की देन है। ये सभी संस्कृतियां हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य द्वारा दिया गया एक उपहार है, जिसे प्राचीन के लोग जो अपनाते थे उसे आज पश्चिमी देश के लोग अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का जो झुकाव है वो रोमन साम्राज्य की ओर ज़्यादा है। देखिए रोमन साम्राज्य का जो राजधानी था यह इटली का एक सबसे खूबसूरत शहर रोम था और रोम के नाम पर ही रोम का पूरा साम्राज्य का नामांकन हुआ, अर्थात इसका नाम रोमन साम्राज्य पड़ा। देखिए रोम में वास्तुकला, साहित्य, भाषा शैली की बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। यहाँ के लोग ग्रीक भाषा बोल सकते थे और साथ ही साथ वे लैटिन भाषा का उपयोग करते थे। उनके द्वारा जितनी भी तरह की लिपियाँ लिखी गई है उसमें लैटिन भाषा का उपयोग किया गया है और वे ग्रीक भाषा के भी ज्ञाता थे। तो हम यह कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के लोग जो थे वो ग्रीक तथा लैटिन दोनों में निपुण थे। देखिए अगला पॉइंट है रोमन गणराज्य के बारे में। देखिए रोमन गणराज्य एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गणराज्य था, क्योंकि रोम ही पहला एक ऐसा राष्ट्र था जहां पर लोगों द्वारा चुने गए सरकार को बनाया गया था। ये सरकार जो थी ये खुद राजा को चुना जाता था और राजा जो था वो अपने प्रतिद्वंदियों को आगे बढ़ने नहीं देता था और राजा जो है अपने मन मुताबिक चुनाव कराने के बाद खुद को राजा घोषित करता था। साथ ही साथ अपने द्वारा वो कुछ मंत्रियों को चुनता था जिसमें उसके रिश्तेदार और उसके कई अधिकारी होते थे जो उसके बिल्कुल ही गुप्त या बिल्कुल ही नज़दीक होते थे। ये अधिकारी राजा ईमानदार होते थे, तो राजा उन्हीं लोगों का चुनाव करता था जो उसके लिए ईमानदारी या उसके लिए कभी भी कुछ करने की क्षमता रखता था। इस तरह से रोम साम्राज्य में एक गणराज्य की स्थापना हुई थी, किंतु यह गणराज्य जो था यह पूरा तरह से राजा के द्वारा एक शासन प्रणाली को चलाया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि रोम साम्राज्य में जो गणराज्य नीति थी इसे लोगों द्वारा तो चुना जाता था, उसका नियंत्रण राजा के हाथों में होता था। देखिए इस गणराज्य का जो सरकार था ये काफ़ी जटिल था, इसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि राजा जिन लोगों को चुनता था वो अपने मुताबिक राजा के बातों को काट करके अपने साम्राज्य या फिर अपने आदेश को जारी करते थे। इसीलिए इसमें एक संविधान को भी बनाया गया था और संविधान और कानून को मिला करके यहाँ के राज शासन को चलाया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में लिखित संविधान को माना जाता था तथा कानून व्यवस्था जो थी वो इसी लिखित संविधान से लिया गया था, किंतु इसी संविधान ने यहाँ की सरकार को संतुलित बनाया। साथ ही साथ वर्तमान समय में भी यही संविधान जो है वो रोम में देखा जाता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रोम का संविधान जो पुरानी काल में चल रहा था यही है आधार वर्तमान रोम के साम्राज्य का। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर नामक एक सम्राट ने रोम को अपने कब्जे में ले लिया और जैसे ही इसने रोम की सत्ता को संभाला इसने गणराज्य की नीति को ही खत्म कर दिया, जिसके बाद रोम में अब एक तानाशाह का शासन चल रहा था और इसने अपने तानाशाही के बदौलत लोगों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे वे अब अपने मन मुताबिक अपना राज शासन को चला सकता था। साथ ही साथ अपनी हर प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम अगस्टस था। देखिए अगस्टस जो था वो 18 साल की उम्र में सम्राट बनता है और ये 27 ईसा पूर्व में अपने राजगद्दी को संभालता है। यह पहला ऐसा सम्राट था जिसने रोम साम्राज्य की काया पलट कर दी थी, अर्थात इसने पूरी तरह से राजतंत्र के क्षेत्र को ही बदल दिया था। इसने सभी मंत्रियों को जो इसके पिता अर्थात जूलियस सीजर के वफादार होते थे उन्हें कैद कर लिया था और अपने द्वारा ऐसे लोगों को नियुक्त किया था जो किन्नर होते थे। तो इस साम्राज्य में पहली बार किन्नरों को राज शासन तंत्र सौंपा गया था। देखिए इस साम्राज्य में जब अगस्टस अपनी सत्ता को संभाला था तो अगस्टस ने निचली सरकारों को उसी तरह व्यवस्थित रखा जिस तरह उसके पिता रखते थे, लेकिन अपने ऊपरी वर्ग को इसने अपने हाथ में ले रखा था,
अर्थात निचले वर्ग में जितने भी काम होते थे उसे छोटे छोटे राजाओं द्वारा किया जाता था, तथा बड़े कामों में जिसमें अधिक धन या बोल सकते हैं अधिक टैक्स का बात आता था तो इसमें अगस्टस जो था इसमें मुख्य भूमिका निभाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगस्टस जो था वो सर्वे सर्वा बन चुका था रोम साम्राज्य का, जिसके बाद बहुत अधिक मात्रा में इसका विरोध हुआ और कभी कभी रोम में इसके लिए गृह युद्ध जैसी संभावनाएं भी उत्पन्न हो जाती थी। यह साम्राज्य जो था यह अधिक समय तक चलने वाला साम्राज्य था, इसी कारण ये बहुत भारी मात्रा में फैल चुका था और अधिक मात्रा में फैलने के कारण इस पर शासन करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था यहाँ के राजाओं द्वारा। इसी कारण यहाँ के मंत्रियों ने यह फैसला लिया कि इस साम्राज्य को अब 2 रूपों में बांट दिया जाए और दोनों रूपों में बांटने के लिए इसके लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ रोम के 2 टुकड़े कर दिए गए और इन दोनों जगहों पर अलग अलग राजा तथा अलग अलग राजधानियाँ नियुक्त की गई। जहाँ एक और प्राचीन रोम साम्राज्य को स्थापित किया गया जिसकी राजधानी अभी भी इटली के रोम शहर था, वहीं दूसरी ओर पूर्वी रोम साम्राज्य को स्थापित किया गया जिसकी राजधानी तुर्की के कुस्तुनतुनिया नामक स्थान को नियुक्त किया गया। इन दोनों जगहों पर जो भी टैक्स आता था इसका पूरा भाग राजकोष में रखा जाता था और यह राजकोष जो था ये रोम के मुख्य शहर में अर्थात पश्चिमी रोम में रखा जाता था। पूर्वी रोम साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है। पश्चिमी रोम का अंत ही या बोल सकते हैं पश्चिमी रोम का जिस प्रकार विघटन हुआ तो इससे रोम साम्राज्य का अंत माना जाता है, किंतु इसके बावजूद भी पूर्वी रोम अर्थात बाइजेंटाइन का जो साम्राज्य था ये 1000 वर्षों तक शासन करता है और इस तरह से पश्चिमी रोम का जो अंत था ये 476 ईस्वी में हो जाता है, जबकि पूर्वी रोम अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था ये 1000 वर्षों तक शासन करती है। यह शासन तंत्र इसका बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ के जितने भी जनता थी वो इस साम्राज्य के अधीन थी और इसके द्वारा जितने भी तरह के कार्य किए जाते थे उसमें जनता का सहयोग मिलता था। जबकि पश्चिमी रोम में ऐसा कुछ नहीं था, जिस कारण वहाँ पर हो रहे गृह युद्ध ने पश्चिमी रोम को पूरी तरह तबाह कर दिया था। किंतु इसकी मार जो है वो पूर्वी रोम को भी झेलनी पड़ती है और अंततः 1453 ईस्वी में पूर्वी रोम भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भी रोम के अभी भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे यह पता चलता है तथा वहाँ के राज शासन से यह पता चलता है कि रोम एक छोटा मोटा साम्राज्य था नहीं। अभी भी रोम साम्राज्य जो है उसी तरह कायम है, किंतु इसकी कुछ गतिविधियां बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर कुछ नए कानून और कुछ नए संविधान आ चुके हैं जिससे यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी विचारधाराएं बदली हैं और यहाँ पर शासन करने वाले लोगों के अंदर भी सोच समझ बदल चुकी है। तो इस तरह से रोम साम्राज्य का अंत होता है कि रोम साम्राज्य में क्या क्या अजीबोगरीब ऐसी घटनाएं थी जिससे जान करके हमें यह ज्ञात होगा कि रोम साम्राज्य जो था वो एक तरह से रहस्यमयी साम्राज्य भी था। देखिए, रोम साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पर पेशाब का व्यापार होता था। यहाँ पर लोग पेशाब को बेच करके बहुत मोटी रकम कमाते थे। इस पेशाब का उपयोग लोग अपने दांतों को चमकाने में तथा कपड़ों को धोने में करते थे। बहुत सारे अमीर वर्ग जो है वो पेशाब को खरीदते थे तथा उनसे अपने दांतों को चमकाते थे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रोम साम्राज्य में बैगनी रंग के कपड़े का पहनना सख्त मना था, क्योंकि बैगनी रंग का जो कपड़ा था वो सिर्फ राजा पहनता था और राजा के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति बैगनी रंग के पोशाक या कपड़ों को पहनता था तो उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती थी या फिर उसे जीवन काल तक या बोल सकते हैं आजीवन काल तक उसे कैद कर लिया जाता था। प्राचीन रोम सभ्यता के अंत को डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज अर्थात यूरोप का एक ऐसा समय जब यूरोप में अंधकार छा चुका था, अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जब रोम साम्राज्य का अंत हो रहा था तो इसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी पदवी जो थी यह कांसुल थी। कांसुल राजा या राजा द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारियों को मिलता था जो बड़े बड़े काम करता था या बड़े युद्ध जीत कर आता था, तो उन्हें एक खुश होकर राजा जो है एक उपाधि देता था जिसका नाम कांसुल रखा गया था। रोम के लोग जो हैं वो ताबीज़ों का उपयोग करते थे और किसी विशेष महोत्सव में वे कई प्रकार के ताबीज़ों को पहन करके अपने समारोह में भाग लेते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि उस समय जो है भूत प्रेत जैसे चीज़ों को भी वो मानते थे और ताबीज़ों का उपयोग वो अपने लकी चार्म के रूप में उपयोग करते थे, जिसका यह मानना था कि इससे वो जीत हासिल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के युद्ध में। कि रोम साम्राज्य में लेफ्ट हैंड वाले लोगों को अशुद्ध माना जाता था, उन्हें अपवित्र माना जाता था और उन्हें किसी भी तरह के समारोह में भाग लेने से सख्त मना कर दिया जाता था। रोम के लोग जो हैं वे राजा को हर वर्ष एक सफ़ेद घोड़ा जो है वो उपहार स्वरूप देते थे। यह राजा के सम्मान के लिए दिया जाता था, इसलिए जो भी घोड़े
जो भी सफ़ेद घोड़े उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता था उसे ऑस्टर कहा जाता था। रोम में बाथरूम्स का भी चलन था, अर्थात वहाँ पे सामूहिक शौचालय भी थे जिनमें लोग खुले रूप से जाते थे और एक साथ बैठ करके सभी शौच करते थे। और इस प्रथा में यह भी बात कही गई है कि रोम साम्राज्य में शौचालय बहुत गंदे होते थे। लोग घंटों वहाँ बैठ करके अपने बातों को करते थे तथा उसी दौरान वे अपने टॉयलेट्स का भी उपयोग करते थे। एक और प्रथा रोम में बहुत घिनौनी है। कहा जाता है कि रोम के अमीर वर्ग के लोग जो हैं वो घंटों खाना खाते थे और खाना खाते जब उनका पेट भर जाता था तो वो उन खानों को उल्टी करने के बाद दोबारा खाना खाना शुरू कर देते थे। इससे वे कई घंटों तक बैठ के एक ही जगह खाना खाते थे तथा जो भी लोग उनके दास होते थे वे उन उल्टियों को साफ करते थे और उन्हें कई बार ज़बरदस्ती ये उल्टियाँ खिलाई जाती थी। तो रोम साम्राज्य में मानवाधिकार का भी बहुत ज़्यादा उल्लंघन देखा गया है। रोम की महिलाएं अपने बाल लाल रखना पसंद करती थी। तो हम कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न युग में जो लाल बालों का चलन है ये रोम से ही आया हुआ है। रोम के लोग ऐसे तरह के बालों को रंगते थे जिससे उनके बाल सुनहरे और लाल दिखते थे। यहाँ पर लोग साबुन की जगह कई प्रकार के तेलों का प्रयोग करते थे जिन्हें वे अपने शरीर में लगाकर लगभग 6 से 7 घंटे तक रखते थे और वापस इसे अपने जल कुंडों में अर्थात छोटे छोटे स्विमिंग पूल में जाकर के नहा के धो देते थे। इससे यह पता चलता है कि रोम में साबुन की जगह पर कई प्रकार के प्राकृतिक तेलों का उपयोग किया जाता था। रोम में महिलाओं को शॉल लेने का अधिकार नहीं था। आशा करते हैं रोम की यह सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।